फ्रंट्स नहीं ख़त्म हो रहे। मिसाल के तौर पे हूतीज़ ने आज ये क्लेम किया दोबारा कि उन्होंने इसराइल के ऊपर एक हाइपरसोनिक मिसाइल फायर की है। अच्छा, अब्दुल मालिक हूती जो हैं वो उनकी तरफ से ये क्लेम हुआ है इसराइल के अंदर जो वहाँ पे ज़राए हैं वो कह रहे हैं कि वो किसी जगह उसकी डेब्री गिरी है जाके, और वो फिर वो डोम्स वगैरह सारे उनके नाकाम हो गए। हूती जो हैं वो एक बड़ी पावर बन के इमर्ज हो रहे हैं सामने। यानी इस मरहले पे जब लेबनान जो है वो मुझे नहीं पता कि माउस ह्यूस्टन इसराइल में है या क्या वहाँ पर लेबनान इंडिपेंडेंट ऑफ हिजबुल्लाह तमाम तर वहाँ पर जो बैरूत पे बहुत बमबारी हुई है, आज बहुत बॉम्बिंग हुई है बैरूत पे भी और गज़ा पे भी, दोबारा बहुत शहीद हुए हैं लोग। अब ये बात मैं पहले भी कह रहा था कि ये फैल के लेबनान तो चला गया है, लेकिन जो नया उनके नए जो यहाँ पे मंदूब आ रहे हैं जिनका कल जिक्र हुआ था इस नशिश में, कि जो कहते हैं कि जी फ़लस्तीन का तो इलाका है ही नहीं, ये तो सारा वो इलाका है जो कि इसराइल का इलाका है। तो अगर फ़लस्तीन का इलाका ये नहीं है तो फिर उसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा जो प्रेशर आएगा, फौरी प्रेशर, वो जॉर्डन पे आएगा, क्योंकि दरियाए उर्दन के एक तरफ का जो किनारा है वो मगरबी किनारा कहलाता है, और जो मशरकी किनारा है वो तो जॉर्डन है, ठीक है ना। मशरकी किनारा जॉर्डन है, एक दरिया है, दरियाए उर्दन, उसका मगरबी किनारा जो है वो मगरबी वेस्ट बैंक कहलाता है जहाँ पे फ़लस्तीनी आबाद हैं, और उसका जो मशरकी किनारा है वो उर्दन है। तो अगर ये जो तमाम का तमाम अगर वो मानते ही नहीं है कि ये फ़लस्तीनी इलाके हैं सारे और ये इसराइल का हिस्सा, यानी इसका मतलब है कि ग्रेटर इसराइल का प्लान है। अब ग्रेटर इसराइल का अगर प्लान है तो फिर तो उसमें सऊदी अरेबिया से लेके और जॉर्डन से लेके और उसमें जो है वो सीरिया और बाकी मुल्क, बेशुमार मुल्कों का जिक्र आता है। तो फिर ये आगे की क्या प्लानिंग है ये भी बिल्कुल वाज़ेह नहीं है। लेकिन जो असल यहाँ पे एक और इशू उससे बिल्कुल हटके, उस जगह से हटके, वो हूतीज़ का है। सबसे ज़्यादा अगर हूतीज़ के पास जो टेक्नोलॉजी है और हूतीज़ के पास देखें ना, इतने सारे तो जहाज़ उन्होंने डुबो दिए, हूतीज़ का जो फुटप्रिंट है वो बाब मंदलब तक, ठीक है ना, वो जो एक बीच में एक तरफ यमन और उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन आप देखें, एक तरफ यमन है, सऊदी अरेबिया है, और इस तरफ जबूती है जहाँ बेशुमार मुल्कों की जो है वो बेसिस मौजूद हैं। चाइना भी वहाँ मौजूद है, अमेरिका भी मौजूद है, फ्रांस भी मौजूद है, वहाँ बहुत सारे मुल्क जबूती पे वो पहले ही बैठे हुए थे। और इस तरफ जबूती के अब जितने मुल्क वहाँ बैठे हैं, मुझे ये बताएं जितने, यानी इतनी बेसिस हैं वहाँ पे। अगर हम जबूती में देखें, जबूती क्या, उससे ऊपर हम कोई एरिटेरिया में बेस ले रहा है, कोई नीचे सोमाली लैंड में बेस ढूंढ रहा है, कोई ये पूरा जो इसका जो, यानी एक तो पूरा अफ्रीका, लेकिन स्पेसिफिकली जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है वहाँ तो बेसिस हैं। लेकिन वो बेसिस बनी किस लिए है, ये एक अजीब सी बात है। किस लिए बनी है वो बेसिस? यानी अगर वो बेसिस शिपिंग लेन्स को भी खोलने में नाकाम हो गई हैं तो वहाँ पर वो बेसिस फौजी अड्डे हैं, वो कोई अमन फौज नहीं बैठी यूनाइटेड नेशंस की। तो अब सवाल ये है कि इतनी जबूती में इतने सारे, जापान भी मौजूद है, अमेरिका मौजूद है, फ्रांस, अच्छा उसके बाद अरब ममालिक भी हैं, टर्किश की, तो अगर ये सारे वहाँ पर नहीं बाब मंदलब को नहीं, इनके मैंडेट में ही नहीं है। अच्छा, मैंडेट में इसलिए नहीं है क्योंकि इनमें से कोई भी अगर हुती से लड़ेगा तो वो प्रॉपरली, फिर इसका मतलब है कि गज़ा के अंदर जो जंग है और इसराइल के जो मामला चल रहे हैं फ़लस्तीन के साथ, उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, तो वो हुतीज़ को नहीं टच करे। लेकिन आप ये देखें ना कि वो पूरा एक अलायंस बना, बहुत सारी, अमेरिका ने कहा कि उसमें 21-22 मुल्क होंगे, वो अलायंस बना, इस्लामी फ़ौजें नहीं थी, अमेरिका ने बनाया था हुतीज़ के अगेंस्ट, उसमें कोई मुल्क नहीं गया। तो हूतीज़ का मुकम्मल कंट्रोल है, शिपिंग लेन्स बंद हैं, उसी तरह से वहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि जी यहाँ से कोई जहाज़ ना गुजरे। और उनका कैसे, अब अगर यमन पे स्ट्राइक्स हुई हैं इतनी सारी, और ये हुआ कि यमन का सारा असला ख़त्म हो गया, ये भी ऐलान किया अमेरिका ने, लेकिन वो असला तो मौजूद है, अगर वो अभी भी स्ट्राइक्स कर रहे हैं तो इस यमन को कैसे संभालना है। और दूसरी बात, इस दौरान एक बात जो है वो उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। दो बात, एक बात तो ये है कि ईरान और अरब ममालिक के ताल्लुकात ख़राब ना हो, और चाइना उसमें अपना रोल प्ले कर रहा है और रशिया भी कर रहा है, कि ट्रंप 2.0 के आने से पहले जो है वो ये मुल्कों के आपस में लड़ाई ना हो जाए, क्योंकि एक सिविल वॉर की कोशिश हो रही थी, अब नहीं है, अब उसमें काफ़ी हद तक कमी आ गई है। वो लेबनान में दोबारा आपस में
शिया सुन्नी और जो वहाँ पे क्रिश्चियंस हैं उनके दरमियान एक लड़ाई की कोशिश हो रही थी, लेकिन अब वो उसके इम्कानात कम हैं और अल्लाह करे ऐसा कहीं भी ना हो दुनिया में और ख़ुद यहाँ पे ख़ित्ता सारा ठीक हो जाए। लेकिन मैं सिर्फ भी बात कह रहा हूँ कि हूतीस को चूँकि एक अमेरिका को इस बात का इदराक है कि हूतीस को मदद आ रही है रशिया और चाइना की, और उनके जो फ्लैग्स लगे होते हैं वो वहाँ से क्रॉस करके चले जाते हैं उनके जो शिप्स हैं। तो अब सब अच्छा, एक तो ये इशू हो गया। दूसरा इशू जो मैंने कल बात की थी और वो दोबारा इस आज भी मुख्तलिफ, आप अगर चैनल्स देखें जो अमेरिका के चैनल्स हैं या वेस्टर्न चैनल, तो वहाँ ये बात डिस्कस हो रही है कि चाइना के साथ एक इंडिया और चाइना के ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए पिछले दिनों में। बहुत बेहतर से मुराद ये कि 2020 से जो टेंशन थी, तो ये शख्सियत जो बैठेंगी आके तो ये वहाँ पर क्या बात करेंगी, इंडो पैसिफिक। देखें, प्रो इंडिया भी हैं और चाइना हॉक्स भी हैं, तो क्या करेंगे। ये कल भी मैंने डिस्कस की थी बात, मैं इसको आने वाले दिनों में इस पर मज़ीद बात करेंगे कि वेस्ट का जो मगरबी मुल्कों का जो प्रेशर आएगा, देखें यूरोप का प्रेशर आएगा, ये प्रेशर इकट्ठा कैसे होगा। यूरोप का प्रेशर आएगा प्यूटिन के हवाले से। अगर प्यूटिन वहाँ पे अटैक्स अपने बढ़ाते हैं, और शायद वो ना बढ़ाएं क्योंकि बहुत से मुल्कों के साथ, बहुत से मुल्कों ने अपना मामला ठीक करना शुरू कर दिया है, उनको अंदाज़ा है 2.0 ट्रंप के आने से पहले पहले और नेटो का क्या फ्यूचर है। तो जैसे जर्मन चांसलर की बात हुई, जैसे मैक्रोन थोड़ा सा पहले, तो वो जाहिर है कि प्यूटिन से उनके अच्छे ताल्लुकात थे, अब हो सकता है दोबारा वो रिवाइव करें। उन्होंने तो नेटो को ब्रेन डेड कह दिया था ट्रंप दौर में। तो हो सकता है यूरोप के कई मुल्क अपने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करें, जैसे कि हंगरी ने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश किए थे। फिर ये जो नेतन्याहू के वारंट निकले हुए हैं, उस पर नीदरलैंड ने कहा है गिरफ्तार कर लेंगे, जर्मनी ने कहा है कि हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। जर्मनी और इसराइल का एक पुराना रिश्ता है, दूसरी जंग अजीम के हवाले से वहाँ जो कुछ हुआ था, उन्होंने कहा नहीं करेंगे, कुछ मुल्क कर लेंगे, कुछ कहे, तो वो एक टर्मोइल है सारा। लेकिन इशू ये है इसमें कि ये जो दिन हैं, आने वाले दिन, इसमें हर मुल्क अपने अंदरूनी इंतशार खलफिशार को ठीक कर रहा है। जहाँ पर ये इलेक्शन में भी गड़बड़ हुई, मिसाल के तौर पे जर्मनी में या फ्रांस में या बाकी मुल्कों में, तो उन्होंने फिर संभाल लिया अपने वो क्राइसिस को, अंदरूनी क्राइसिस को संभाल रहे हैं कि इंतशार ना फैले मुल्क में मतलब दहशत गर्दी ना शुरू हो जाए, इंतशार ना फैले, बॉर्डर्स कंट्रोल हो, सोशल अनरेस्ट कम हो। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती इतने हालात ख़राब हैं पूरे ख़ित्ते, पूरी दुनिया के। पाकिस्तान में जो है ये बड़ी बदकिस्मती हमारी कि हम इसको जो है ना वो यानी मैं इसको ब्लैक स्वान नहीं कहूँगा, मैं इसको ग्रे रेनो कहूँगा कि वो देख रहे हैं आते हुए कि जी सामने से चीज़ें, ब्लैक स्वान में तो होता है ना, अचानक कोई वाक़या होता है और बाद में हम सोचते हैं कि अच्छा ये वाक़या तो पहले से इसको तरतीब दिया गया था, तो ये वो ब्लैक स्वान होता है। लेकिन जो ग्रे रेनो है वो तो ये होता है कि आप सामने आपके आ रहा होता है वाक़या और आप उसको नहीं रोक नहीं पाते या सख्त नहीं होती कि रोकें। अभी एक्सकलेशन हो रही है, लेकिन सिचुएशन एक ऐसी बन गई है मुल्क में कि जिसमें उसको अगर रोकते हैं तो इशू है, नहीं रोकते तो इशू है। दोनों या तीनों या चारों या पांचों या जितने भी फ्रीक हैं इसमें, वो एक ऐसी जगह पे खड़े हैं कि जो मुल्क को अब आगे लेके इससे निकलना है, ठीक है ना, सिक्योरिटी क्राइसिस, ये सोशल अनरेस्ट, ये इकॉनमी, हमें नहीं पता कि IMF के साथ क्या बात हुई है, वो भाई उनको पैसे देंगे, इकट्ठा होगा पैसा, लोगों का कारोबार चलेगा तो उनकी शराइत पूरी होंगी, तो मुल्क स्टैंड स्टिल पे। फिर उसके बाद ये है कि दहशतगर्दी के वाक़यात। लेकिन अब इसमें से कैसे हमने निकलना है, ये मेरे ख्याल से 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटों में, या ये है कि उसके बाद भी तो कुछ होगा। मतलब तसादुम अगर नहीं होता और बातचीत का, मेरी तो दुआ है कि कुछ ऐसा हो मामला कि आपस में कम से कम बातचीत कहीं से शुरू हो और उसके नतीजे में कम से कम कुछ जानी माली नुकसान ना हो, और ये जो तलखी है ये बढ़ के फैल ना जाए, दहशतगर्दी का कोई वाक़या ना हो जाए, जो कि हो रहे हैं ऑलरेडी हो रहे हैं। यानी ये सारा कुछ दहशतगर्दी के दरमियान हो रहा है, सारा मैसिव दहशतगर्दी, जहां पे एक सोग होना चाहिए पूरे मुल्क में। तो वहां पर जो है वो अब तदफीन भी हो रही है शोहदा की, जो है वो एहतजाज भी हो रहा है, कंटेनर्स भी लग रहे हैं, जो है वो मतलब मुल्क सारा रुका हुआ है, परेशान है लोग, इंटरनेट बंद होगा, मोबाइल बंद होगा। एक लम्हे को ज़रा तसव्वुर करें कि यहाँ मैं जिस शहर में बैठा हूँ, चारों तरफ सारी सड़कें बंद हैं,
हमारे टीम मेंबर्स भी नहीं पहुंच पाए आज स्टूडियोज़, हमारे स्टाफ के लोग भी नहीं पहुंच पाए। और पिंडी, और आप तसव्वुर करें कि एक सड़क पे जाते हैं कंटेनर, कहते हैं इधर मुड़ जाएं, इधर जाते हैं उधर कहते हैं ये भी बंद है, ये भी बंद है। और ये सेकंड्स की, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे किसी को फौरी तौर पे अस्पताल पहुंचना हो, फौरी तौर पे कोई गिर जाए, कुछ कोई हादसा हो जाए, कोई दिल का किसी को अटैक हो, ब्रेन स्ट्रोक हो, कोई इशू हो, सेकंड्स होते हैं, सेकंड से भी कम, कि इतनी जल्दी इसको कोई ब्लीडिंग हो रही हो, कुछ हो रहा हो कि जल्दी इसको यार एमरजेंसी में, एक्सीडेंट एमरजेंसी में पहुंचाओ, हॉस्पिटल पहुंचाओ। यहाँ ये सूरत हाल है कि जी वो डॉक्टर्स भी हॉस्पिटल्स तक जो है वो नहीं पहुंच पाए। कई डॉक्टर्स जो ने दूसरे शहरों से, रावलपिंडी से, बाकी जगहों से वो आते थे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, सरकारी हॉस्पिटल्स में। तो अब अगर कोई लेके जा रहा हो अपने किसी प्यारे को अस्पताल हंगामी हालात में, तो वो पहले इस सड़क पे जाएगा, फिर इधर से जाएगा, फिर उधर से वापस उसे किया जाएगा, फिर एम्बुलेंसेज भी, मतलब मैंने आपसे कहा ना कि ये इतना इस कदर गलत हम लोग कर रहे हैं अपने साथ इस वक्त बतौर एक शहरी, कि उसमें हमें कोई इस बात, मतलब जाहिर है कि यानी अब सारे ही मामलात एक ऐसी तरफ जा रहे हैं बदकिस्मती के साथ। मेरी दुआ है कि तसादुम इसमें ना हो और माहौल में जो तलखी आ गई है वो रुके, क्योंकि लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना सबकी जिम्मेदारी है, रियासत की भी है, तो रियासत लोग ही हैं ना इस मुल्क में रहने वाले, तो सबका एक काम ये है कि इसको किसी तरह से तसादुम से बचाएं। लेकिन तसादुम की तरफ हम बढ़ते हुए अब तक नज़र आ रहे हैं, और एक शायद किसी वक्त इंटरनेट भी बंद हो जाए, शायद किसी वक्त, मतलब ये ज़राए के हवाले से ख़बरें, शायद हो जाए, शायद हो गया है, कई इलाकों में डाउन हो रहा है। तो अगर राब्ते ही लोगों के ख़त्म हो जाएं एक दूसरे के साथ, तो मुझे बताएं कि फिर कैसे चलेंगे मामला। जी।